नमस्कार। आज है 17 अप्रैल शुक्रवार। आज दोपहर की सभी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। भारत में कोरोना वायरस जैसी महामारी पर कामयाबी हासिल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को देखकर विपक्ष बिलबिला उठा है। साथ ही महाराष्ट्र की माया नगरी मुंबई के बांद्रा में एकत्रित हुई भीड़ की जांच में बड़े खुलासे होने शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बारे में भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो की आ गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर तो यही आ रही है कि कांग्रेस में आपसी घमासान मचा हुआ है जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी हां दोस्तों, कल एक रटा रटाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल जवाब राहुल गांधी की तरफ से किए गए और जो मीडिया की तरफ से पूछा गया वो भी रटा रटाया पहले से बताया हुआ कि ये सवाल पूछेंगे तो ये जवाब आपको देना है। लेकिन ये आप और मैं सभी जानते हैं कि राहुल गांधी को लंबे समय तक कोई बात याद नहीं रहती है। ऐसे में राहुल गांधी उस सवाल जवाब को बीच में ही भूल गए, जिसकी वजह से बड़ा खुलासा भी हो चुका है। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में एक हास्यास्पद पत्रकारिता के तहत एक हास्यास्पद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उस पर मजाक काफी ज्यादा उठ रहा है, वो तो आप जान ही रहे होंगे। ट्विटर वगैरह पर आप देख ही रहे होंगे, सोशल मीडिया पर किस तरह से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के मजाक बना हुआ है वो आप देख ही रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो यही कि विपक्ष, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष काफी मजबूत होना चाहिए। मजबूत होने के साथ साथ विपक्ष के पास कुछ दिमागी तजुर्बा भी होना चाहिए। जब कोरोना वायरस जैसी महामारी हिंदुस्तान में फैल रही है, ऐसे में विपक्ष को भारत सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। जबकि राहुल गांधी ने साबित कर दिया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे हिंदुस्तान में कि राहुल गांधी चाइना के साथ खड़े हैं। यानी कि उन्होंने जिस तरह से बोला कि लॉकडाउन ही इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज है लोगों का ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना। कोरोना वायरस महामारी के पॉजिटिव है या नेगेटिव इसके टेस्ट करना। यानी कि राहुल गांधी हिंदुस्तान की जनता में एक मैसेज भेजना चाहते थे कि मोदी सरकार लोगों के टेस्ट नहीं कर रही है। ऐसे में मोदी सरकार पर दबाव बढ़ेगा तो मोदी सरकार टेस्ट किट वगैरह, मास्क वगैरह, मेडिकल सामान वगैरह चाइना से मंगवाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में डिमांड बढ़ेगी तो मंगाना पड़ेगा। पीपी किट वगैरह मंगवाएगी और ये सब चाइना से आएगा तो चाइना की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में ये चाइना के प्रोपगेंडे में वामपंथी कबूतर हैं वो शामिल हैं और ऐसे में इनको भी इनका कमीशन है वो मिलेगा। चाइना इनको अपना कमीशन भी देगा। इसीलिए राहुल गांधी ने टेस्ट करवाओ इस तरह की जो रट है वो लगा रखी है। हालांकि डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष के मजबूत होने के साथ साथ उसमें कुछ तजुर्बा भी होना चाहिए। देश हित के लिए जो भारत सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। इस लॉकडाउन को फेल करने की साजिशें रची जा रही है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर निकाला, उसके बाद ये जो मरकज के लोग हैं, तबलीगी जमात के लोग, इन्होंने जिस तरह से घूम घूम कर हिंदुस्तान में इस कोरोना वायरस को फैलाया, लेकिन इनके ऊपर एक भी शब्द राहुल गांधी ने नहीं बोला। कहां 10, 20, 100 का आंकड़ा था हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों का और कहां वो अब 10-12 हजार में पहुंच चुका है। यानी कि तबलीगी जमात पर किसी तरह का वर्ड राहुल गांधी द्वारा नहीं बोला जाता है। विपक्ष एक तरह से इन वामपंथी लोगों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साबित कर दिया कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ चाइना की अर्थव्यवस्था ऊंची करने में जुटे हुए हैं। इस हिंदुस्तान में लॉकडाउन को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। महाराष्ट्र की मुंबई में भी इस तरह से ही हुआ। इन वामपंथी लोगों द्वारा एक तरह से उद्धव सरकार को जलील करने का काम किया गया। रची रचाई साजिश के जरिए वहां पर भीड़ है वो एकत्रित हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेसी नेता ही बौखला गए हैं योगी सरकार की, जिस तरह से तारीफ राहुल गांधी कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, और कांग्रेस शासित प्रदेश जिस तरह से राजस्थान में गहलोत सरकार, पंजाब में कैप्टन सरकार, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार, इनकी किसी की
कोई भी जो तारीफ है वो राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकलती है, जबकि राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की तो तारीफ पूरी दुनिया भर में हो रही है। भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ सिर्फ सरकार की वजह से, राहुल गांधी की वजह से नहीं, बल्कि वहां के लोकल के लोगों की वजह से हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। कुल मिलाकर के राहुल गांधी जैसे लोग एक तरह से वामपंथी नेता हैं, वो अब मोदी विरोधी एक तरह से हो चुके हैं। इनकी सोच शुरू भी मोदी विरोध से होती है और इनकी सोच खत्म भी मोदी विरोध से होती है। ऐसे में इन्होंने देश का बट्टा बिठाने का ठेका ले रखा है। लेकिन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने वाले राहुल गांधी इस तरह से हिंदुस्तान की जनता में इस महामारी के दौरान जो संदेश भेज रहे हैं वो उन्हीं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। आने वाले समय में जमानत जब्त होने की कंडीशन कांग्रेस की हो जाएगी। और इसीलिए जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी से नाराजगी भी जताई है और एक तरह से कांग्रेस में गुटबाजी के तहत फिलहाल घमासान मचा हुआ है। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि विपक्ष बौखला चुका है और इसके साथ साथ लुटियन मीडिया की पोल खुलकर भी सामने आ चुकी है। इन वामपंथी दलों के जो लुटियन मीडिया हैं, जो विदेशों में बैठे हैं, वो मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, मोदी सरकार को फेलियर बता रहे हैं कोरोना वायरस महामारी पर। और जो दुनिया के जो और लोग हैं, चाहे वो पीएम हो, किसी के राष्ट्रपति हो किसी देश के, वो मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। मोदी की बहुत ज्यादा तारीफ को देखते हुए ये लुटियन मीडिया और ये वामपंथी नेता एक तरह से बौखला चुके हैं। कुल मिलाकर के अब लॉकडाउन ही हल नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग ही हल है। इस तरह का दबाव जो भारत सरकार पर दिया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष देश के साथ कम और चाइना के साथ खड़ा हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो योगी सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को घर ले जाने के लिए बड़ा एक्शन ले लिया है। जी हां दोस्तों, 300 से ज्यादा बसों का इंतजाम किया गया। 25 मार्च के बाद से ही राजस्थान के कोटा के अंदर यूपी के इंजीनियर के छात्र हैं वो फंसे हुए थे। 20,000 के लगभग छात्र वहां पर टोटल फंसे हुए हैं। उनमें से कुछ यूपी के हैं, उनको वापिस अपने घर वापसी के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया और 300 बसों का इंतजाम किया गया है। जल्द ही यूपी से जो ये बसें हैं वो कोटा से इन छात्रों को अपने घर वापसी के लिए ले जाएगी। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग सहित गैर इरादतन हत्या का मुकदमा इन पर दर्ज कर लिया गया। जी हां दोस्तों, इस तरह से कल एक खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि ये मौलाना साद जाकिर नगर इलाके के यहाँ अपने साडू के घर पर छिपा हुआ है। एक मस्जिद के पास उसके साडू का घर है दिल्ली में, जाकिर नगर इलाके के अंदर, वहां ये छिपा हुआ है। अपने आप को क्वारंटाइन करने की जो बात है सामने आ रही है वो वहां पर है। और खबर ये भी आ रही है कि मौलाना साद के वकील के जरिए मौलाना साद के संपर्क में दिल्ली पुलिस चल रही है। हालांकि अभी तक उसको गिरफ्तार है वो नहीं किया गया है। जमातियों को भी ढूंढ कर क्वारंटाइन सेंटर कंप्लीट होने के बाद, क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन खत्म होने के बाद उनको जेल में डाला जा रहा है। जिस तरह से यूपी और बिहार की सरकारों ने बड़ा एक्शन लिया है, हरियाणा सरकार ने भी बड़ा एक्शन लिया है। ये जो जमाती जो घूम कर ये कोरोना वायरस महामारी को फैला रहे हैं, उनका क्वारंटाइन टाइम है वो कंप्लीट होने के बाद उनको डायरेक्ट जेल में डाला जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने तो पूरी तरह से इन जमातियों को चेतावनी भी दी है। रासुका इन पर लगाया गया है, कई तरह के मुकदमे इन पर दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर के अब इनकी अक्ल है वो ठिकाने आना शुरू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो आरबीआई ने देश के किसानों और छोटे उद्योगों को राहत देने के लिए ये जारी किया है 1 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने आज 1 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज हिंदुस्तान के छोटे उद्योग, किसान और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो काम है, जो उद्योग हैं, उनके विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र की माया नगरी मुंबई के बांद्रा स्टेशन के नजदीक एक मस्जिद के आगे एकत्रित होने वाली भीड़ को लेकर जांच में बड़े बड़े खुलासे होने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से आप पिछले 2-3 दिन से देख ही रहे होंगे, कई तरह की वीडियो सामने आ चुकी है। उन वीडियोज में स्पष्ट बोला जा रहा है उन लोगों को कि आपको खाने पीने की कोई जो मांग नहीं करनी है, खाने पीने की व्यवस्था है ऐसा ही बोलना है। उनको घर वापसी की मांग करनी है। अगर घर वापसी उद्धव सरकार नहीं कराती है तो उनको 15-15 हजार रुपए प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से मांग करनी है। और 2:30 बजे के लगभग
लोग वहां पर एकत्रित होने शुरू हुए। 6 बजे के लगभग पुलिस द्वारा उनको खदेड़ा गया लाठीचार्ज करके। इन 3-4 घंटे के अंदर क्या मुंबई पुलिस सो रही थी, इसकी जांच अब चल रही है। जांच में बड़े बड़े खुलासे होने शुरू हो चुके हैं। वहां जो लोग एकत्रित हुए थे उनमें से ज्यादातर वहां लोकल के लोग बताए जा रहे हैं, प्रवासी मजदूर तो कोई 10-12% ही बताए जा रहे हैं। और इस मस्जिद के पास, इस बांद्रा स्टेशन के पास शास्त्री नगर की तरफ वो भीड़ दौड़ती है, यानी भागती है जब लाठीचार्ज किया जाता है। और शास्त्री नगर एक समुदाय विशेष का इलाका है, वहां भी निश्चित तौर पर कुछ समुदाय विशेष के लोग ही रहते हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल अब मुंबई पुलिस और के साथ साथ उद्धव ठाकरे की सरकार पर भी उठने सवाल शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से महाबलेश्वर जाने की वधावन ब्रदर्स को परमिशन मिलती है और खंडाला से लेकर के महाबलेश्वर तक कोई पुलिस उनको नहीं रोकती है, क्या उसी तर्ज पर मुंबई पुलिस सो रही थी या फिर वाकई में मुंबई पुलिस वहां इस भीड़ में आना नहीं चाहती थी? इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठे हुए हैं जिनका जवाब अब जांच में तलाशा जा रहा है। कुल मिलाकर के विनय दुबे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, जिससे पूछताछ चल रही है। 21 अप्रैल तक वो पुलिस की गिरफ्त में है, उसे रिमांड पर है, उससे पूछताछ है वो की जा रही है। लेकिन विनय दुबे नाम के व्यक्ति ने अकेले ने सब नहीं किया होगा। निश्चित तौर है कि कोई भी राज्य की पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और एनसीपी और जो एनसीपी के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, इसके साथ जो विनय दुबे के जो संबंध हैं वो अच्छे हैं, दोनों के संबंध काफी अच्छे हैं। कई तरह के जो ये इसके फेसबुक ट्विटर अकाउंट है उनको खंगालने पर इस तरह की जानकारी है वो सामने आ रही है। कुल मिलाकर के उद्धव सरकार के पार्टनर ही उद्धव सरकार को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस एमआईएम के नेता भी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं उस भीड़ के अंदर, उस वीडियोज के अंदर, और जिस तरह से मीडिया के अंदर जो वीडियो आई है उसके अंदर भी। तो कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि ये वहां भीड़ होना एक तरह से घर वापसी नहीं थी, और ना ही वहां पर प्रवासी मजदूर जा थे, उनके पास किसी तरह का सामान नहीं था, उनके बीवी बच्चे उनके साथ नहीं थे, बुजुर्ग उनके साथ नहीं थे। ऐसे में क्या वो वाकई घर वापिस ना जाना चाहते थे या फिर उनको एक साजिश के जरिए, एक अफवाह के जरिए वहां पर बुलाया गया था? ये एक बड़ा सवाल है जिसका खुलासा इस जांच के दौरान होने वाला है। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ साथ उद्धव के जो पार्टनर है कांग्रेस और एनसीपी, उस पर भी सवाल उठने हैं वो शुरू हो चुके हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि कोई बड़ी साजिश रच करके इस जो भीड़ को अंजाम है वो दिया गया है। जिस तरह से वामपंथी दलों ने, एक तरह से इन वामपंथी नेताओं ने इस लॉकडाउन को नाकामयाब बनाने के लिए एक तरह से जो साजिशें रची है, खुद अपने रूम के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से तबलीगी जमात के लोगों को लेकर के ये वामपंथी लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और खुद को अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बताते हैं। ऐसे लोगों का देश को एक तरह से बहिष्कार करना चाहिए, जो चाइना के साथ खड़े हुए हैं इस कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौरान भी। जब दुनिया इस कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है, ऐसे में उन्हें चाइना की अर्थव्यवस्था की चिंता है और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नीचे डुबोने में लगे हुए हैं। इनकी सोच सिर्फ मोदी विरोध से शुरू होती है, इनकी सोच मोदी विरोध पर ही खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों का देश को बहिष्कार है वो करना चाहिए। देश की जनता काफी समझदार है। ऐसे में अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर अभी भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। जी हां दोस्तों, 28 मई 2020 को उद्धव ठाकरे के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में अभी तक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा उनको एमएलसी की सदस्यता है वो नहीं दी गई है, जिसके लिए कई तरह के कानूनी पेश फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता देने के बीच में जो रोड़ा है वो बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी इतनी आसानी से उद्धव ठाकरे को एमएलसी सदस्यता नहीं देने देगी। कुल मिलाकर के कई तरह के कानूनी पेच फंसे होने के कारण राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे को एमएलसी सदस्यता है वो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन 28 मई से पहले उद्धव ठाकरे जब अपने सारे पत्ते खोलेंगे तब पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे अपनी सीएम गद्दी को बचाने के लिए कौन सा रास्ता है वो अपनाते हैं। फिलहाल इन सभी बड़ी खबरों पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो कहा गया उस पर आप अपने खासकर विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।